नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने कार्यक्रम थर्ड एम्पायर में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, 2024 तो अब सर पर आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव, नई सरकार का गठन बिल्कुल सामने है। 100 दिन भी नहीं बचे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ एक बड़ी बात हो रही है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीति में गिरगिटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब गिरगिट ना कहिए, हम कह लेते हैं पलटू रामों की, हम ये कह सकते हैं दल बदलुओं की, हम ये कह सकते हैं सौदेबाजों की, या कुछ भी आप नाम दे दें, लेकिन इन नामों से ये जंतु अधिकतर पाए जा रहे हैं। और इनका ये अधिकतर जा कहाँ रहे हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा? प्रजातंत्र का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, वो तो नष्ट हो ही रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बड़ी चीज क्या हो रही है कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों वर्षों 50-50 साल जो कार्यकर्ता रहे, अब उनको टिकट मिलने का मौका आया तो मालूम पड़ा फला साहब आ गए कांग्रेस से, फला साहब आ गए भाजपा से, फला इधर आ। अधिकतर तो लोग भाजपा में ही शामिल हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि उससे कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ राजनीति में प्रजातंत्र के नियमों का ही नहीं, धज्जियां उड़ रही हैं, इसमें ना नष्ट हो रहे हैं दलों का जो स्ट्रक्चर है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, जो संसदीय प्रणाली है, वो सब। आइए मैं शुरू करता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्र में श्रीमान अशोक चौहान भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व सीएम रहे। उनके पिता शंकर राव चौहान भी सीएम रहे हैं। देखिए, अशोक चौहान भी सीएम थे, शंकर राव चौहान भी सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के। और इन्होंने पूरा जीवन क्या किया? भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते पूरे जीवन। इनके पिता भी करते रहे, शंकर राव चौहान जी, और ये खुद भी करते रहे, अशोक चौहान जी। और पूरे समय आप जो है भाजपा के लोगों को क्रिटिसाइज करते, भाजपा को कोसते, भाजपा को गालियां देते, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को डिमोट करते। और करते करते आप इतने आ गए, आपने इतना जीवन गुजारा, क्या हुआ? आप एक और पिक्चर देखिए, मैं एक और पिक्चर दिखाता हूँ। दूसरी तरफ भाजपा के दो प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला और साइना एनसी। इन लोगों ने बरसों बरस भाजपा के लिए काम किया, भाजपा का प्रचार किया, और टीवी पर भाजपा के पक्ष में मुखर डिबेट करते हुए एक लंबा अरसा गुजारा। प्रेम शुक्ल ने तो मुझे मालूम है, चूंकि वो भी मुंबई के हैं, काफी सांस्कृतिक परिवेश के व्यक्ति हैं, और एक छोटे से अखबार में उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान, अपनी प्रतिभा, अपने लेखन, अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से बनाई। अब जो प्रेम शुक्ल को जानने वाले लोग हैं, प्रेम शुक्ल का एक बहुत बड़ा विस्तारित एक एक सर्किल है, उनके चाहने वाले, साइना एनसी के भी चाहने वाले। उनके तो पिताजी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो तो काफी मशहूर रहे हैं, शेरिफ रहे हैं यहाँ के, मुंबई के। उनकी बेटी, तो इन दोनों के पास अपना एक बहुत बड़ा एक प्रशंसा प्रशंसक वर्ग है। लेकिन हुआ क्या? राज्यसभा की एक सीट थी। अब वो राज्यसभा से महाराष्ट्र को नहीं, सीट तो कई थी। आपने नारायण राणे को नहीं भेजा, सबसे बड़ी प्रकाश जावड़ेकर को नहीं भेजा। प्रकाश जावड़ेकर ने कितना समय गुजारा, बड़ा अजीब सा राजनीति का एक कैरेक्टर है। तो हुआ क्या कि महाराष्ट्र से भाजपा को भेजने वाले इस व्यक्ति को, जिसने वर्षों भाजपा की सेवा की, मगर आज प्रेम शुक्ला और साइना एनसी के साथ कई भाजपाइयों को राज्यसभा न भेजकर कांग्रेस से अशोक चौहान को उठा लिया गया। आइए आइए आइए, यू आर वेलकम।
और अशोक चौहान को उठा लिया गया और उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अब हो सकता है वो कहें तो मंत्री भी बना दीजिए, बन जाएंगे मिनिस्टर। यहाँ मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री का मिनिस्टर बनना तो मतलब एक ये है कि वाजिब भी है। खैर, अब खाली इतना काम नहीं हुआ यहाँ कि अशोक चौहान आ गए भाजपा में, भाजपा की बड़ी लॉटरी खुल गई। ये सब गलत फहमियां हैं, नरेंद्र मोदी के दिमाग में पता नहीं क्या चीजें घुसी हुई हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि माधव भंडारी जो जो बरसों बरस भारतीय, देखिए हम यहाँ पर 3 दशकों से अधिक पत्रकारिता में मेरा जीवन गुजरा है बंबई में। तो बंबई के हर पार्टी के कार्यालयों को, हर पार्टी के नेता, ये सब मेरे निजी मित्र भी हैं। तो माधव भंडारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में वर्षों बैठे रहे, और आज जब वो राज्यसभा का टिकट पाने के लिए बिल्कुल लगभग ये तय हो गया था कि माधव भंडारी को तो मिलेगा, वो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, भाजपा की पृष्ठभूमि के हैं, अब उन्हें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? अशोक चौहान। अरे बाप, यानी जो आदमी जिंदगी पर भाजपा आरएसएस को गाली देता रहा, उसको आपने माला फूल चंदन लेकर बुलाया नरेंद्र मोदी जी ने, और कहा भाई आप राज्यसभा जाइए। माधव भंडारी नहीं जाएंगे, प्रेम शुक्ला नहीं जाएंगे, साइना एनसी नहीं जाएंगे। क्या हुआ? माधव भंडारी के पुत्र ने क्या बोला? माधव भंडारी के पुत्र उन्होंने बड़ा दुखी होकर बोला, क्योंकि माधव भंडारी की टिकट, मैं यहाँ किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। माधव भंडारी एक शरीफ आदमी है, प्रेम शुक्ला एक जाने माने साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं, साइना एनसी कल्चरल फील्ड की एक जानी मानी, भारतीय जनता पार्टी का भी एक जो वर्ग है जो यहाँ सक्रिय है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। माधव भंडारी के पुत्र ने बड़ा दुख प्रकट किया, गुस्सा भी दिखाया, और उन्होंने कहा कि मेरे पिता को इतने वर्षों बरस से उनकी सेवाओं को अनदेखा किया जाना ये बहुत अच्छी बात नहीं। और उन्होंने खुलेआम ये वक्तव्य प्रेस में भी। तो एक साहब तो ये हो गए, अशोक चौहान ने कई भाजपाइयों को निपटा दिया, हाँ, उनके नेता बन गए। अब माधव भंडारी के नेता बन गए। तो अब जो है, मैं बाकी लोगों के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे हो सकता हूँ। इनकी एक सहयोगी पार्टी है शिंदे शिवसेना, एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिवसेना से अलग होकर एक पार्टी बना ली है। उसको चुनाव आयोग ने बोला हमसे शिंदे शिवसेना बड़ा सरल है कहना। अब शिवसेना, इनको भी एक टिकट थी, ये भी एक व्यक्ति को राज्यसभा भेज सकते थे, वह भी उन लोगों को टिकट दे सकते थे, एक नाथ शिंदे, जो उनसे बुरे वक्त में, जब आप उद्धव ठाकरे से झगड़ा करके आप अलग अपनी सेना बना रहे थे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ चले आए थे, उन्होंने आपका साथ दिया था। बुरे वक्त में शिंदे के साथ खड़े रहने का जिन्होंने जोखिम लिया, मगर उन लोगों को टिकट नहीं दिया। घोर कांग्रेसी परिवार को टिकट, घोर कांग्रेस। मुरली देवड़ा जो 3 बार सांसद रहे दक्षिण बंबई से, महाराष्ट्र बंबई कांग्रेस के करीब 2 दशक से ज्यादा अध्यक्ष रहे, ऐसा कभी देश में नहीं हुआ किसी भी प्रदेश या जिले का या शहर का अध्यक्ष 20 वर्ष से अधिक रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे वो। उनको मतलब भाजपाइयों को शिंदे सेना ने अपने समर्थकों को टिकट ना देकर आपने मुरली देवड़ा के पुत्र, कांग्रेस के सांसद रहे मिलिंद देवड़ा को टिकट दे दिया। ये कौन सा लॉजिक था? ये तो जानना ही पड़ेगा ना, ये इन्हें बताना भी चाहिए। नहीं बताएंगे, ये क्यों बताएंगे? अभी तो उनकी मरी हुई है, 2 महीने और नहीं बोलेंगे। अब वो खुद भी मंत्री रहे मिलिंद देवड़ा, और कांग्रेस के बड़े सक्रिय रहे, और राहुल गांधी के करीबी रहे। जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसी दिन चयन किया इन लोगों ने, मोदी जी ने, कि उसी दिन मिलिंद देवड़ा को ज्वाइन करें। अब जबकि मैं जानता हूं शिंदे शिवसेना के अधिकांश सांसदों को पता है, सब सांसदों को ये पता है कि अब 2024 में वो चुन के नहीं आएंगे, उनके बाद वोट ही नहीं है लोकसभा के लिए। अजीत पवार का अपना एक रोड़ा पड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी शिवसेना के कांधे पर ही वहां पर चल रही थी।
तो जब शिंदे शिवसेना के अधिकांश सांसदों को पता है कि वो 2024 का चुनाव हारने जा रहे हैं, तो उनमें से कई सांसद हैं, अधिकांश सांसद है, वो चाहते थे कि यार हमको राज्यसभा एक सीट तो मिल जाए, उसके लिए वो जुगाड़ में भी थे। लेकिन वो मिल गई मिलिंद देवड़ा को। मिलिंद देवड़ा जो कांग्रेस के मुखर नेता रहे, उनके पिता कांग्रेस के मुखर नेता रहे और राहुल गांधी के करीबी रहे। मगर मोदी अमित शाह के इशारे पर मुकेश अंबानी, देखिए मिलिंद देवड़ा पर एक आरोप है कि वो कारपोरेट के लीडर हैं और वो उन पर आरोप है कि वो लाइसेंसिंग करते रहे। उन पे आरोप है कि वे आरोप क्या, ये आरोप नहीं कि वो मुकेश अंबानी के करीबी हैं। मुकेश अंबानी बंबई में रहते हैं और वो सब अगल बगल ही रहते हैं। वो उनके पिता मुरली देवड़ा के बड़े अच्छे मित्र हैं, ये सब तो जग जाहिर है और हम लोगों ने देखा है। मुरली देवड़ा हमारे भी काफी निकट थे, एल्डर फ्रेंड थे मेरे। तो अब उनके मुकेश अंबानी के इशारे पर उनके पुत्र स्वर्गीय मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया। क्या हो गया? अब शिंदे के नेता लोग हॉस्टाइल हुए कि नहीं? जो इतने साल से तुम्हारे साथ थे, उद्धव ठाकरे भी शिवसेना में साथ थे और तुमने बगावत की, शिंदे साहब ने बगावत की तो वो छोड़ के उद्धव ठाकरे को छोड़ के आपके साथ आए। अब आपने जब भेजना था किसी अपर हाउस में, राज्यसभा में, तो आपने मिलिंद देवड़ा को चुना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं कि जहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान फौरी तौर पर दिखेगा कि अशोक चौहान आ गए, क्या कर लेंगे? वोट अपनी पत्नी को लड़ा लें, अपनी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी से लड़ा लें, अपने नांदेड़ से, पता चल जाएगा कि मतलब अब मुहावरे तो नहीं हम बोलना चाहते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो वहां तो भाजपा के करीब 80 सीटें हैं और वहां पर एक से एक भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं। राजनाथ सिंह वहां पर हैं, वहां पर राम प्रकाश त्रिपाठी थे, वहां पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वहां पर अभी योगी जी जब से आ गए हैं तो बाकी तमाम लोगों चुप हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में आज भी हैं। अब उनमें से कुछ लोगों को आपको भेजना था राज्यसभा में, मगर मगर नहीं भेजा। भेजा किसको? कौन? इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र सीपीएन सिंह जो मिनिस्टर थे, उनके बेटे आरपीएन सिंह, वो भी कभी मिनिस्टर रहे वो भी सांसद रहे, उनको आपने भेज दिया और भाजपाइयों की आपने मतलब अनदेखी कर दी। तो आप अशोक चौहान के भी मामले में भाजपाइयों की अनदेखी हुई, मिलिंद देवड़ा के मामले में भी भाजपाइयों को हकाला गया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी देखें कि आप, अरे भाई, जो आदमी 50 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और वहां पर आपने बुला के आरपीएन सिंह को दे दिया। कौन सी गणित है, क्या है? आप पता नहीं, ये लोग तो बोलते भी नहीं। तो बहुत, मैं जानता हूँ बहुत से भाजपाई राज्यसभा के लिए उत्सुक थे, मगर कांग्रेस का मगर कांग्रेस के आरपीएन सिंह के की लॉटरी खुल गई। तो क्या, मेरा प्रश्न ये है कि क्या यूपी में राज्यसभा भेजे जाने के काबिल आरपीएन सिंह से ज्यादा कोई नेता ही नहीं था भाजपा में? क्या भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं था उनसे ज्यादा योग्य? या अशोक चौहान से ज्यादा योग्य महाराष्ट्र में नहीं था कोई? या मिलिंद देवड़ा से योग्य महाराष्ट्र में और नहीं था? नहीं होगा। अब इन तीनों घटनाओं में क्या चीज कॉमन है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। इन तीनों घटनाओं में कॉमन क्या है कि देखिए, तीनों के पिता गहरे कांग्रेसी थे। अशोक चौहान के पिता शंकर राव चौहान कांग्रेसी थे, सीएम रहे। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा गहरे कट्टर कांग्रेसी, और आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह, वो भी कट्टर कांग्रेसी। इन कट्टर कांग्रेसियों के पुत्रों ने बरसों बरस भारतीय जनता पार्टी को, मैं जो कहना चाहता हूं, शंकर राव चौहान, मुरली देवड़ा, सीपीएन सिंह, इन तीनों ने भाजपा को जिंदगी भर कोसा, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बताया, भारतीय जनता पार्टी को समाज का
विभाजक तत्व बताया। इन लोगों ने भाजपा को समाज को तोड़ने वाला राजनीतिक दल बताया। शंकर राव चौहान ने बताया, मुरली देवड़ा ने बताया, सीपीएन सिंह ने बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके तीनों पुत्रों को जिनको भाजपा ने राज्यसभा भेजा है, ये तीनों भी यही कहते रहे कि भाजपा सांप्रदायिक दल है। अशोक चौहान ने तो अभी ये भी कह दिया कि मैं इनकी नीतियों से सहमत नहीं हूं, लेकिन अभी क्या कर बोले, आगे चल के देखेंगे क्या होगा। अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने भी भाजपा को कोसा। मिलिंद देवड़ा तो वो तो भाजपा को कोसा उन्होंने, उनका भाषण जो लिख के देता था मुझे पता। और उसी तरह आरपीएन सिंह, उन्होंने भाजपा को कोसा। यानी जिनके बाप दादे कांग्रेस को भाजपा को गाली देते रहे, जो स्वयं आधी उम्र तक भाजपा को गाली देते रहे, उनको आधी उम्र अब भाजपा को गाली देने के बाद अब आधी उम्र भाजपा में मलाई खाने को बुला लिया मोदी जी। वाह वाह, यू आर वेलकम, भाजपा की गोद में बैठिए, आइए मलाई खाइए। 2 ही महीने बचे हैं, लेकिन आप लोग राज्यसभा हैं तो आगे 6 साल तक रहेंगे। इनमें कॉमन यही चीज है कि तीनों के पिता क्या रहे थे, मैंने बताया। इनमें एक और चीज का बहुत ध्यान से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शंकर राव चौहान, मुरली देवड़ा और सीपीएन सिंह, इन लोगों ने कांग्रेस में रहकर अपना सारा कुछ धन दौलत, जागीर और ये सब चीजें बनाई। अब कैसे बनाई जाती वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप बताइए तो मुझे लगातार कई महीने तक रोज एक घंटे का वीडियो देना पड़ेगा। राजनीति में पैसे कैसे कमाए जाते हो मैंने बड़े गौर से, बड़े करीब से देखा। तो शंकर राव चौहान, मुरली देवड़ा, सीपीएन सिंह, इन लोगों ने पैसे कमाए, आय से अधिक इनकी संपत्ति रही। लेकिन चूंकि उस समय कांग्रेस का शासन था और बहुत दूसरी सरकारें रहती थी, तो ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं होता था। अब और वही इनके साथ भी हुआ। इनके जो पुत्र हैं, इन्होंने भी आधी उम्र तक खूब मलाई खाई, सत्ता की मलाई। अरे जो सीएम रहा उसको और क्या मलाई बोलेंगे ना, कि जलेबी बोलेंगे। तो ये इन्होंने, इनके पास, अशोक चौहान के पास और मिलिंद देवड़ा खुद भी मंत्री थे और आरपीएन सिंह भी मंत्री थे, इन लोगों ने जलेबी खाई, मलाई खाई, चमचम खाया और क्या बालूशाही खाई, रसगुल्ला खाया, सब खाया, सत्ता का, कांग्रेस की सत्ता का। अब आधे समय के बाद आ गए भाजपा के। अब वहां तो मलाई जो थी वो मिल गई, इन्हें लग रहा है दोबारा वहां मलाई मिलेगी नहीं, तो ये इधर चले। और भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि साहब मेरी जो है मोदी जी को, कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो चलो देखें जितने लोग इधर उधर से आ जाएं, भाजपा वाले कहाँ जाएंगे, उनका हक मार लो, लेकिन रहेंगे तो अपने साथ। तो इनमें से सारे लोगों के पास, देखिए मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ बोलूं, इनमें सबके पास आय से अधिक संपत्ति। मैं ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कांग्रेसियों को निजी रूप से जानता हूं जिनके पास आय से कई हजार गुना ज्यादा संपत्ति है, और उन्होंने कांग्रेस में रह के उन्होंने ये संपत्ति कमाई है। जो बहुत छोटे से व्यक्ति थे, अब मैं हर एक पे एक किताब लिख सकता हूँ, कम से कम 100 से अधिक किताबें लिख सकता हूँ। बहुत छोटे बैकग्राउंड के थे, बहुत छोटे परिवार के थे, बहुत छोटे काम करते थे, और फिर वो अचानक कांग्रेस में आए और सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ के आदमी बन गए। यानी मलाई खाई कांग्रेस में खाई मलाई, और अब चले आए। और एक और बात, कांग्रेस में आपने मलाई खाई, लेकिन एक बात मुझे बड़ी वो लगती है, एहसान फरामोशी। आपने कांग्रेस में मलाई खाई, जब वो आपने पैसा बचा के रख लिया, कांग्रेस सरकार चली गई, झेले राहुल प्रियंका। भ्रष्टाचार तो राहुल प्रियंका ने नहीं किया, भ्रष्टाचार तो इधर इन लोगों ने किया, कमाई इन लोगों ने की, आय से अधिक आदर्श घोटाला अशोक चौहान ने किया,
मिलिंद देवड़ा पे तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता था। मिलिंद देवड़ा के जो है वो मुकेश अंबानी के आदमी है, वो तो किसी उनका कुछ बाल बाका नहीं हो सकता। वैसे आरपीएन सिंह, तो अब इन्हें पता है किसी भी दिन ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स आ जाएगी, तो चलो भाई फिलहाल पार्टी बदल लें। अब 60-60 साल के हो गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है, तो चलो पार्टी बदल दी जाए। और ये पार्टी में ये तीनों एक एक चीज और आप देख सकते हैं, इनमें एक और चीज कॉमन है, ये संघर्ष से भागते रहे हैं। इन्होंने मलाई खाने में तो वो किया, मैंने देखा है आरपीएन सिंह को। आरपीएन सिंह कांग्रेस के दफ्तर में एक सचिव के रूप में आते थे और विदेशी सिगरेट पीते थे। जीन्स और मतलब शर्ट पहन के आते थे, बैगी पहन के आते थे, हम लोग के साथ बाहर खड़े होकर सिगरेट पीने के लिए बाहर आते थे। इतना उनके अंदर शालीनता थी कि वे अंदर कांग्रेस के कार्यालय में सिगरेट नहीं पीते। खैर ये कौन सी बात है, आप कहेंगे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं कि वहां भी इन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा था। आप सीपीएम सिंह के पुत्र थे इसलिए एआईसीसी पहुंच गए। जिन लोगों ने एनएसयूआई से शुरू किया, जिन्होंने युवक कांग्रेस से शुरू किया, जिन्होंने कांग्रेस में वर्षों दिन गवाए, वो एआईसीसी के दफ्तर में नहीं बैठ सकते। और आप आके बैठ गए और आपने क्या नहीं किया, मंत्री रहे, मलाई खाई, चमचम खाया, बालूशाही खाई, रसगुल्ला, ये तो आजकल जो चलती। तो अब ये संघर्ष से डर कर, इनके ऊपर केस नहीं भी है मान लो ईडी सीबीआई, तो आप संघर्ष करो ना। जिस पार्टी ने आपको इतना बनाया उस पार्टी का बुरा दिन है, संघर्ष करो। उसमें दो युवा नेता हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमोबेश अभी नहीं कल परसों ये इन दोनों को ही प्रधानमंत्री बनना है अलग अलग समयों। राजनीति में कोई समय किसी के रहता नहीं। मैंने 423 सीटें राजीव गांधी की भी देखी है। तो कांग्रेस ने पैसे कमा के रख लिए, लेकिन जब कांग्रेस के ऊपर खर्च करना तो वो अपनी, मैं तो नहीं कहूंगा ब्लैक मनी, पर्पल मनी, नारंगी मनी, वो अपनी नारंगी मनी लेकर, ब्लैक मनी मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए वो लेकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब वो सेफ है, उन्हें लग रहा है कि शायद अगली बार फिर, जबकि उनका बड़ा गलत फहमी है। चुनाव कभी भी एक हफ्ते में बदलता है और चुनाव बदल रहा है। और राम मंदिर के बाद से चुनाव चीजें बदल रही हैं। खैर उस पर आज हमारा डिस्कशन नहीं है। अब देखिए मैं किसकी बात करूं, कमलनाथ ही करूं, क्योंकि करंट टॉपिक इसी से मुझे ये विषय में। कमलनाथ अब मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। जब वो केंद्रीय मंत्री रहे तो मैं उनसे कई बार मिला, मेरे मित्र थे निशंक जैन, वो एमएलए भी रहे वहाँ मध्य प्रदेश में। इस बार हार गए लेकिन सशक्त बढ़िया एमएलए थे, वो उनके गॉडफादर थे। और एक पत्रिका थी वर्ल्ड ऑफ प्रियंका, जिसे कमलनाथ पसंद करते थे। तो अब कमलनाथ ने जबरदस्ती ज्योतिरादित्य सिंधिया का हक छीन कर और खुद मुख्यमंत्री बने, और अशोक गहलोत ने भी उसका सचिन पायलट का हक छीन कर बने। और इसी वजह से राहुल गांधी ने त्याग कर दिया था अध्यक्ष। खैर वो बात भी दूसरी हो जाएगी, लेकिन आपका मान रखा कांग्रेस ने। आपने क्या किया चुनाव में, मैं भी 1 घंटा आपका वीडियो डाल चुका हूं। आपने जितना निकृष्ट काम किया कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के चुनाव में, अभी तो आप कांग्रेस में ही है इसलिए बोल रहा हूं, नाविका कुमार के साथ घूम रहे हैं। जो काम कांग्रेस नहीं कर रही वो आप कर रहे हैं। आपकी कांग्रेस है क्या? इंडिया अलायंस में जो आज बिखराव है वो आपकी वजह से है कमलनाथ, क्योंकि पहली प्रस्तावित रैली भोपाल से थी और आपने मना कर दिया। क्यों भैया, कांग्रेस किसकी है? आप लोगों ने फायदा उठाया राहुल प्रियंका की इनोसेंसी का। अब आप हार गए चुनाव, अब आप क्या करेंगे? आपको मालूम है कि अब आपको नकुलनाथ चाहिए। आपके पुत्र हैं नकुलनाथ, छिंदवाड़ा से एमपी है। उन्होंने तो कांग्रेस का निशान भी अपने ट्विटर से हटा दिया, ट्विटर हैंडल से और सब जगह से। आपको जाना है जाओ ना यार। अब आपके जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो
आपकी एक सीट थी वो लेके चले जाइए, लेकिन 29 सीटें हैं वहां पर जिनमें अब वो दोहराया नहीं जाएगा 2019 जिसमें पुलवामा शामिल था, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक शामिल थी, अब वो नहीं होगा। अब 29 में काफी सीटें कांग्रेस जीतने की ओर है, वो आपको चुनाव में पता चल जाएगा। मगर खैर आप जा रहे हैं, जाइए, आपके पास भी बहुत सारे पैसे हैं, आपको भी कारपोरेट का मुख्यमंत्री माना जाता था, मिलिंद देवड़ा और आप एक जैसे ही थे, आप व्यापारियों के लिए बड़ा फेवर करते थे। अब आपके पास कोई फाइल मोदी जी ने भेजी है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो तय है कि आप सिर्फ अपनी ही तनख्वाह से नहीं जीवन यापन करते थे, जो सीएम और जो आपका पुत्र को पीएम एमपी से मिलती, तो आपकी आय से अधिक संपत्ति तो रही रही आपकी, तो उसको बचाने के लिए जा रहे हैं क्या आप? हैं? आप उन्होंने आप क्या करना चाहते हैं कमलनाथ जी? आप भाजपा में आ जाएंगे, कल आप गालियां देंगे कांग्रेस को, वही कांग्रेस जिसने आपको बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको केंद्रीय मंत्री और सीएम बनाया, उसको आप गाली देने लगे, उसको आप कोसने लगेंगे। बस इतनी होती राजनीति, यही है जिंदगी। राजनीति इतनी इतनी खराब तो मत, कम से कम जिन्होंने आपको बनाया, आपसे इस्तीफा ना लेके राहुल गांधी ने खुद इस्तीफा दिया, कम इतनी तो नैतिकता रही। अब जाओ, मैं तो चाहता हूं जाओ, मैं तो अपने 1 घंटे के वीडियो में बोल चुका हूं इस आदमी, बल्कि मैं आज भी बोलना चाहता हूं कि कमलनाथ जाए या ना जाए ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस से इसे कब निकालोगे, उसको निकालना चाहिए अभी आप। ये मुद्दा चला रहे हैं कि वो जा रहे हैं कि नहीं। अरे अमित शाह ने मना कर दिया है, ये 84 के दंगों का आरोपी है, हम इसको नहीं लेंगे, अब वापस कांग्रेस के चक्कर चला रहा है। ऐसे लोगों से बचकर रहना है। ठीक है, अंत समय कम से कम पोल तो खुली। अब उसका बेटा है नकुलनाथ, उसको अगर उसको उसको लड़ना है तो लड़ो, उसको लड़ने। अब देखो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन देखो, नरेंद्र मोदी का क्या बोल सकते हैं आप दो मुहापन देखिए कि शिवराज चौहान जो युवा मोर्चा जो उसका होता है भाजपा का, वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, संघर्ष करते हुए मैंने उसको दिल्ली में देखा था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बना, 18-20 साल उसने मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद सेवा किया उसने भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक स्टेट रखा और आपने उसको तिरकोतीन बना दिया और उसके दुश्मन को उठाकर आप ले जा रहे हैं राज्यसभा में या जहां ले जा रहे हैं कमलनाथ को, भारतीय जनता पार्टी मिली। तो ये है, तो यही मध्य प्रदेश में ये हुआ। मध्य प्रदेश में और क्या हुआ? मध्य प्रदेश में देखिए कमलनाथ को ला रहे हैं आप, कमल आपने जीरो किया शिवराज को, आपने जीरो किया नरेंद्र सिंह तोमर को, वो बेचारे केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री थे। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई बड़ा सहानुभूति नहीं है उनसे, उनके पुत्र ने जो किया है, खेती थी, गांजे की खेती थी या काय की उनको बुला के आपने निकाला नहीं भाजपा से, एमएलए बनाया, और आपने एमएलए बनाकर उनको, इस समय शायद वो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा। वैसे ही राजस्थान में किया, राजस्थान में जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा राजे, उनका परिवार, उन सबको किनारे कर दिया और एक बार के एमएलए मोहनलाल शर्मा जी को आपने बना दिया। तो अब हम इसको किस में देखेंगे? आपकी नरेंद्र मोदी जी को ये समझना पड़ेगा ना कि क्या विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की। अब आप कमलनाथ को ला रहे हैं, यानी 84 के दंगों के दोषी जिसको आप पूरी भाजपा गाली देती रही, उसको आप लेके आ रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जिस कांग्रेस को आप कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे 14 में, तो क्या मुक्त करेगा? अब कांग्रेस से लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को
अपने पास बुला रहे हैं, ये इसीलिए मुक्त इसका क्या क्या मतलब है? खैर, तो विचारधारा, नीतियां, भाजपा का चरित्र, ये सब कुछ ताक पर रख कर अब महाराष्ट्र में और भी कुछ हुआ है जो मैं कहना नहीं चाहता। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब उनका उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पापा जी, पिताजी, ये सब कांग्रेसी रहे। वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, कितने वीडियो मेरे पास पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, नरेंद्र मोदी को कोसते थे, गालियां देते, तो मैं नहीं कहूंगा। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कांग्रेसी रहा, जो कांग्रेस का मंत्री रहा, उसको आपने अपने यहाँ भाजपा में बुला के राज्यसभा से मंत्री बना दिया। और आपके यहाँ जो मंत्री थे, प्रहलाद पटेल थे, फग्गन सिंह थे, कौन, और अभी नरेंद्र तोमर जी का हमने बताया, सब आपके केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे। उनको आपने बिल्कुल जीरो बना के रख दिया, विधायक बना दिया, विधायक बनते रहो अपने पर। और मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस, तो आप कांग्रेस मुक्त भारत थोड़ी ना बना रहे, आप तो कांग्रेस को बड़ा आदर्शवादी पार्टी मानते हैं, और वहां से आप लोग को लाकर अपने यहाँ आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, लगता तो ऐसा ही। मैं थोड़ा सा आपको स्थिति बता दूं क्या है। मैं इस समय 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें मालूम है आपको 77 जो सांसद हैं वो कांग्रेस के, भूलिए। 303 सांसदों में 77 कांग्रेस के हैं। चाहे जगदम्बिका पाल हो, वो चाहे, अब बहुत सारे नाम है, गिनाने बैठेंगे 77 में तो 20-25 तो मुझे याद है अभी। वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह, ये तमाम लोग, तो 77 सांसद आपके कांग्रेस के हैं जो आपके साथ हैं। तो आपकी भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। आप कांग्रेस की पूजा शुरू कर दिए हैं, मोदी जी कांग्रेस की पूजा शुरू कर रहे हैं। 303 में से 170 दूसरी पार्टियों, 169 दूसरी पार्टियों के, सोचिए आप। 300, तो ये 77 कांग्रेस के हैं। आपके पास है ही क्या? आप देखो तो भाजपा भाजपा तो कहीं है ही नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता जो आरएसएस के मैंने देखे, कानपुर में देखे, इधर देखे, अभी भी उनको ऐसे ही देखते हैं। और उनके सामने वो आए कांग्रेस से, वो आए, वो आ जाके फला हो गए, बड़े बन गए। तो अब जो ये 77 सांसद कांग्रेस के, मोदी जी, तो उन्होंने भाजपा के लिए क्या क्या किया, बताएं, बता सकते हैं? जनता को बताइए कि भाई इन्होंने भाजपा के लिए, भाजपा को केवल गालियां दी हैं, है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। संसद और संसद के बाहर गालियां दी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में जलेबी खाते थे, भाजपा में आके जलेबी खाए। कितनी बड़ी बात है, राजनीति कितना जो है धोखा है जीवन में। 303 सत्ताधारियों में 77 कांग्रेसी हैं, और वो 77 जलेबी खा के आए हैं कांग्रेस की। राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकारों में, नरसिम्हा राव की सरकारों में जलेबी खा के आए हैं। वो खाली यही नहीं है, हर जगह इनके वही है। इनके पास सीएम कितने हैं आप देखिए। आप नरेंद्र मोदी के पास जितने चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें भी 5-6 जो है कांग्रेस के हैं। सबसे पहले मणिपुर से देखिए, मणिपुर जहाँ जाते नहीं हैं, 2 सांसद हैं इसलिए नहीं जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। वहां पर वीरेंद्र सिंह जी वो कांग्रेस से आ गए, मणिपुर के सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी। खांडू जी कांग्रेस से आए, अरुणाचल के भाजपा सीएम हैं। उसी तरीके से माणिक साहब हैं जो त्रिपुरा के सीएम हैं, वो भी पहले कांग्रेस में। हेमंता विश्व शर्मा को तो सभी जानते हैं, वो तो कांग्रेस का
नेता रहा है और इस समय इसका असम का मुख्यमंत्री। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपके आपके भाजपा में काबिज है कांग्रेस। अब अभी अभी बिहार हुआ ना, बिहार में क्या हुआ, सम्राट सम्राट चौधरी हैं जो पगड़ी बगड़ी लगा रहे, बोले थे नीतीश कुमार को जब तक नीचे नहीं उतार दूंगा गद्दी से तब तक पगड़ी नहीं उतारूंगा, लेकिन उन्होंने पगड़ी उतारी नहीं, पहने हैं, शायद अभी उतारने जा रहे हैं नीतीश कुमार। वो कांग्रेस से आए हुए। जितिन प्रसाद जी मुख्यमंत्री हैं वहाँ, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस के हैं। राकेश सचान है, मेरे मित्र हैं, मिनिस्टर हैं वो, मेरे बड़े, हम लोग छात्र राजनीति के दोस्त भी हैं और वो काफी युवा और पलटाई है, अच्छा काम करते हैं। प्रियंका गांधी ने उन्हें अपना सलाहकार बनाया था और वो छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी में और वहां से चुनाव लड़े, एमएलए का जीत गए, सांसद भी रहे हैं पहले समाजवादी पार्टी से, और वो आज भाजपा के मंत्री हैं। तो ये सारे लोग हैं, है ना, ये लोग जो है मिठाई खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं। इससे क्या नुकसान हुआ, मैं अंत में आके एक बात कहना चाहता हूँ। इससे नुकसान क्या हुआ दोनों पार्टियों में, क्या, मैं जल्दी से अपनी चीजें स्टार्ट आउट करता हूँ कि कांग्रेस में अब जैसे मैं मिलिंद देवड़ा का बोलूं, मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ते रहे, 20 साल लड़े, 4 चुनाव लड़े, 2 जीते 2 हारे। इसके पहले इनके पिताजी 30-35 साल चुनाव लड़ते रहे, 50-55 साल जो है देवड़ा परिवार दक्षिण मुंबई में कब्जा था उसका। तो इससे नुकसान क्या हुआ, इसको देखा यह जाता है कि मिलिंद देवड़ा इतने पॉपुलर लीडर हैं कि वो 5 बार से जीत रहे हैं, ये नहीं है। उसके पीछे ये भी शामिल है कि मिलिंद देवड़ा ने कितने कांग्रेसियों को की गर्दने काट के किनारे बैठा दिया, घर बैठा दिया। मैंने देखा है भारतीय वहां पर दक्षिण मुंबई में ही मैं रहता रहा, मैंने देखा है कि जरा भी कोई नेता उभरता फट से जो है इनके चमचे पहुंच जाते और उसको होस्टाइल करते, तुम ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। तो बेचारा कांग्रेस छोड़ के बैठ जाता है या फिर वो कुछ करता ही नहीं, राजनीति ही छोड़ देता। तो मुरली देवड़ा ने तो ये बहुत किया है, उन्होंने किसी कांग्रेसी को उभरने ही नहीं दिया। अपने जो 5-6 लोगों को टिकट देते थे विधायक के, वो अपने ही दरबारियों को देते। उसी तरह मिलिंद देवड़ा भी वही करते थे, वो भी अपने दरबारियों को ही टिकट देते। तो एक कब्जा हो जाता है जो, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का भी बड़ा नुकसान हो। तो हो दक्षिण मुंबई अब स्वतंत्र हो गया है, अब हो सकता है वहां कांग्रेस के नेता उभरे। और खाली मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान। आरएसएस के लोग जो चप्पल स्लीपर पहनते, कुर्ते पैजामा, हालांकि वो जो कुर्ता पैजामा बिना प्रेस का पहनते हमारे साथ कानपुर में इधर उधर घूमते लखनऊ में, आज वो ली मेरेडियन और उसमें दिल्ली के 5-7 स्टार होटलों में लाइजनिंग कर रहे हैं। लेकिन सभी नहीं कर रहे हैं, उनमें से कुछ हैं जो कर रहे हैं। अब राम माधव आरएसएस के हैं, उन पर तो इल्जाम लगाया सतपाल मलिक ने कि वो अनिल अंबानी का 300 करोड़ रुपया लेके मेरे पास आए ये जमीन देने से। तो ये अगर आरएसएस में हो रहा, खैर, लेकिन जो आरएसएस में कार्य करता है, जो वास्तव में जमीन के कार्य करता है, अब उनको टिकट नहीं मिलके अशोक चौहान को मिलेगा, आरपीएन सिंह को मिलेगा, मिलिंद देवड़ा को मिलेगा, जितिन प्रसाद को मिलेगा, सम्राट चौधरी को मिलेगा, तो वो होस्टाइल होंगे कि नहीं भाजपा के भी कार्यकर्ता। आप कहेंगे आपको भाजपा की चिंता कब से हो गई, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, मुझे कांग्रेस का भी है और भाजपा का भी है। राजनीति का ये जो संक्रमण काल है, जो नरेंद्र मोदी ने राजनीति का एक नया स्टाइल पैदा किया है ना, कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर गैर को चाहोगी तो मुश्किल हो। हम तुम्हें कांग्रेस में नहीं रहने, कांग्रेस में रहोगे तो ईडी आएगी, हमको चाहो हमारे पास आओ। तो ये है आज का सबसे बड़ा चीज कि कमलनाथ के बहाने मैंने चर्चा करनी चाहिए कि ये जो
कांग्रेस में रह के खाई मलाई, अब भाजपा में आकर मलाई खा रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं का बहुत लंबा नुकसान हो रहा है, दोनों हर पार्टी का। और इसके साथ ही मैं थर्ड एम्पायर अपने कार्यक्रम से आपसे विदा लेता हूं। अभिलाष अवस्थी का नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज